चलो ध्यान दो। सो इसमें एक लैंग्वेज का ध्यान रखना, ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम लोग K1 का इक्वेशन लिख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट फॉर S3PO4, ये लिखने का एक लैंग्वेज है। लेकिन दूसरे वाले केस में हम लोग S3PO4 का सेकेंड डिसोसिएशन है, तो हम लोग इसको K2 ऑफ S3PO4 लिख सकते हैं। और सिमिलरली तीसरे वाले को हम लोग K3 ऑफ S3PO4 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और भी लैंग्वेज ध्यान रखना, सेकेंड वाले केस में अगर चाहे तो हम लोग यही भी बोल सकते हैं कि H2PO4 माइनस भी एसिड है, क्योंकि जो सब्सटेंस H प्लस लूज करता है उसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। लेकिन H2PO4 माइनस से तो पहला ही H प्लस निकल रहा है, तो एक लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे थोड़ा। S3PO4 का K1 बोल दो, K2 बोल दो, K3 बोल दो, या फिर यहाँ पे एक और भी लैंग्वेज चलता है, इसी चीज को हम लोग K1 ऑफ H2PO4 माइनस भी बोल सकते हैं। मतलब ये अपना लैंग्वेज का पार्ट होगा। आइदर आप इस चीज को K2 ऑफ H3PO4 बोलो या फिर K1 ऑफ H2PO4 माइनस बोलो। और सिमिलर टाइप से नीचे वाले केस में इसको हम लोग थर्ड डिसोसिएशन ऑफ H3PO4 बोल सकते हैं, या फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ HPO4 2 माइनस बोल सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग सेकेंड डिसोसिएशन ऑफ H2PO4 माइनस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तीन लैंग्वेजेस चल सकते हैं, आइदर H3PO4 के टर्म में, या फिर H2PO4 माइनस के टर्म में, या फिर HPO4 2 माइनस के टर्म में भी। सो यहाँ पे K2 ऑफ H2PO4 माइनस लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, इसके आगे एक और भी टर्म ले सकते हैं हम लोग K1। अब K1 बोलो या K बोलो से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक ही H प्लस है तो सीधा K बोल के भी काम कर सकते हैं। HPO4 2 माइनस, ये भी हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सो ये लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वर्ड हम लोग डिफाइन कर, इसका बेसिक सेंस क्या होता है, बस इस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सो एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे, बेसिक सा चीज आराम से कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके इक्वेशंस वाले पार्ट में, कैसे कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहला चीज, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं C कंसंट्रेशन है। अगर t इक्वल टू 0 पे C कंसंट्रेशन है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। लेकिन हम लोग अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 लेवल पे डिसोसिएशन है, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से x पार्ट खत्म होगा। जब x पार्ट खत्म होगा तो H प्लस कितना बनेगा, आप ही लोग आंसर बताइए, H प्लस कितना बनना चाहिए। सर x ही होगा। x के बराबर बनेगा, ठीक है। सो x वाला पार्ट, सॉरी H प्लस वाला पार्ट x के बराबर होगा, और H2PO4 माइनस भी x के बराबर होगा, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, सीक्वेंशियल रिएक्शन सीखना मतलब लिखना बता रखा है आप लोगों को। सो ऐसा बोल सकते हो हम लोग कि भाई जितना प्रोडक्ट बना ये पूरा का पूरा हम लोग दूसरे रिएक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जितना H3PO4 टूटा उतना ही H2PO4 माइनस बना, तो सेकेंड इक्वेशन में वही काम में आएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों के इनिशियल सिचुएशन में H2PO4 माइनस x के बराबर बना। अब हम लोग बोल लेते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन था, इसमें से कुछ पार्ट हटा लेते हैं, तो मान लेते हैं कि y हट गया। तो पहले वाले केस में C में से x डिसोसिएट हुआ था, दूसरे वाले केस में हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का x में से y डिसोसिएट हुआ। तो हम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, जब x में से y खत्म होगा तो H प्लस वाला पार्ट y के बराबर बनेगा, और H2PO4 माइनस भी y के बराबर बनेगा। सर यहाँ पे HPO4 2 माइनस होना चाहिए, सर y के बराबर बनेगा। और फिर सेम चीज HPO4 2 माइनस जितना बना उसी को हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में वापस से यूज कर रहे हैं। तो फिर प्रोडक्ट वाले पार्ट में y बना HPO4 2 माइनस। अब यहाँ से हम लोग जो भी डिसोसिएशन लेना है उसको z के टर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में z बना और z बना। सो इसमें दो चीजें हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी चल रहा, A से B बना, फिर उसी B वाले पार्ट को यूज करके C बनाए, फिर उसी C वाले पार्ट को यूज करके D बनाए। तो एक तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है, लेकिन एक और चीज है, सीक्वेंशियल रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी है। कॉमन आयन इफेक्ट होने का मतलब हर एक इक्वेशन थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। खैर, सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो नेट कंसंट्रेशन है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो H प्लस का जो टोटल अमाउंट होगा x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे वाले केस में भी x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर उसके नीचे वाले पार्ट में भी x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर लिख सकते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल अपने इक्वेशन में h प्लस का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर आ जाएगा। इस इक्वेशन को लिखने में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, यही पार्ट मेन होता है जो उसको समझना होता है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, इसको आपको लिखने आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन इसके बाद है, बट ये एक्सप्रेशन आपको लिखने आना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो इसमें 2-3 एक्सप्रेशंस हैं जिसका ध्यान रखना है। अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किया था, K1 वेरी मच ग्रेटर देन K2 होगा, वेरी मच ग्रेटर देन K3 होगा। इसका मतलब पहला जो H प्लस है ये बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरा H प्लस, बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू तीसरा H प्लस। तो पहला H प्लस क्या था यहाँ पे, x के बराबर, दूसरा H प्लस क्या था यहाँ पे, y के बराबर, तीसरा H प्लस z के बराबर। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, x इज वेरी मच ग्रेटर देन y, वेरी मच ग्रेटर देन z। तो यहाँ से एक तो कंक्लूजन आ गया, x प्लस वाई प्लस z, इस चीज को अप्रोक्सीमेटली x बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एक चीज तो बहुत आसान हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स के बराबर हो गया। दूसरा, क्योंकि v के सेड है तो c में से जो x पार्ट खत्म होगा इसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि x v के सेड है, कम डिसोसिएशन होगा, ये भी c के बराबर होगा। ये दूसरा एक्सप्रेशन है। बट इसके बाद भी और चीजें हैं, अगर आप ढंग से एक्सप्रेशन देखो तो ये पार्ट को अप्रोक्सीमेट कर दिया, फिर उसके बाद इस पार्ट को अप्रोक्सीमेट कर दिया। लेकिन एक और भी चीज है जिसको हम लोग को इक्वेशन लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वही नॉर्मली लोग थोड़ा सा भूलते हैं, इसलिए बोले इसको लिखने आना चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने H2PO4 माइनस वाले पार्ट को आगे शिफ्ट कराया था नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, तो H2PO4 माइनस अब x के बराबर नहीं रह गया है, x माइनस वाई के बराबर है। तो यही चीज को हम लोग को यहाँ भी लिखना है, x माइनस वाई, ये अपडेट कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बस H2PO4 माइनस के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। पहले रिएक्शन में हो कि वो दूसरे रिएक्शन, उसे क्या लेना देना है। सिमिलरली जैसे ही HPO4 माइनस से हम लोग रिएक्शन को आगे मूव कराए थे, तो जो कंसंट्रेशन है वो y माइनस जेड के बराबर हो गया था। इसका मतलब ऊपर को भी y माइनस जेड से अपडेट कर देना हम लोग को। बट आसान चीज ये है कि अभी जस्ट सीखा है कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन y, वेरी मच ग्रेटर देन z। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम लोग x में से y को माइनस करते हैं तो इस चीज को हम लोग आराम से x के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर y में से z को माइनस करते हैं, इस चीज को भी हम लोग आराम से y के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन का पूरा केसेस है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिखना शुरू करते हैं, सब अप्रोक्सीमेशंस को हम लोग यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। सो अगर मेमोरी ठीक है तो कोई दिक्कत है, मतलब अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। K1 क्या लिख सकते हैं, K1 H प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई H3PO4। तो अभी क्लियर से लिख लेते हैं, H प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई H3PO4। और हम लोग ये बोल रहे थे कि H प्लस का कंसंट्रेशन C माइनस एक्स था, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन x माइनस वाई के बराबर था, और H3 सॉरी ये तो ज्यादा था, डिफरेंट था। H प्लस का कंसंट्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर था, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन x माइनस वाई के बराबर था, और H3PO4 वाला पार्ट C माइनस एक्स के बराबर था। लेकिन अप्रोक्सीमेशन लिया था अभी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स हो जाएगा, C माइनस एक्स C हो जाएगा, x माइनस वाई x हो जाएगा। तो अपने एक्सप्रेशन में यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट x है, सेकेंड वाला पार्ट भी x है, तो अपने और नीचे वाला पार्ट को C ले रखा है। तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन सी। तो एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन सी निकल के आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे K1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी। इसका मतलब अगर यहाँ से ढंग से सोचे हम लोग तो x इज इक्वल टू फिर से रूट अंडर सी के ए 1 आ रहा है। अब x था क्या, अगर ढंग से आप सोचो तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई H प्लस का नेट कंसंट्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड था, और x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोगों ने x बोल दिया है। दैट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग चाहे तो आराम से H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर भी पुट कर सकते हैं। सो H प्लस इज इक्वल टू, वैसे तो x प्लस वाई प्लस जेड है, बट एक y प्लस जेड निग्लिजिबल था तो सीधा x के बराबर एक्सप्रेशन आ गया। सो H प्लस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रूट अंडर सी के ए 1। लास्ट क्लास में आया था रूट अंडर सी के ए। तो जब मोनोप्रोटिक एसिड था तो K1 बोलो या K बोलो, दोनों सेम ही चीज है। लेकिन जब पॉलीप्रोटिक एसिड होगा तो केवल पहला वाला H प्लस का डिसोसिएशन लेंगे हम लोग, क्योंकि K1 इज वेरी हाई, ये सबसे शुरुआत में बोला था। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से हम लोग pH का वैल्यू लिखें तो लास्ट क्लास में फॉर्मूला था हाफ pKa माइनस log C। लेकिन अगर हम लोग इस केस की बात करें तो फिर पहला डिसोसिएशन काम का है pK1 माइनस log C करेंगे। ऐसा ही याद रखना है कि अगर वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है तो आपका जो pH होगा दैट विल बी हाफ pKa1 माइनस log C। मतलब तीन में से तीनों काम का नहीं है, केवल पहला वाला पार्ट काम का है, ऐसा हम लोग बोल के काम कर सकते हैं। हाफ pKa1
माइनस लॉग सी। ये बहुत बेसिक सा चीज है, एज अ फॉर्मूला याद रखना। डेरिवेशंस याद नहीं है तो काम चल सकता है अगर आपको फॉर्मूला रिलेट करना आ जाए, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे डेरिवेशन एक बार दो बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सिक्वेंशियल रिएक्शन भी और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट है नहीं, बस लिखने का प्रैक्टिस कर लेने की ये ऐसा लिखते हैं, लिखते लिखते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। ये पहला पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं K2 वाले पार्ट पे। K1 तो लिख चुके, K2 का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे भाई? सो K2 का मतलब ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें H प्लस इंटू HPO4 माइनस, यहाँ 2 माइनस होना चाहिए, सॉरी, HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2PO4 माइनस। अब इसमें क्या एक्सप्रेशन लिखे? अभी कौन आ रहा है यार 10 बजे? कौन है ये नालायक? शुभम कुमार, 10 बजे काहे आ रहे हैं आप? K2 is equal to concentration of H plus into concentration of HPO4 2 minus divided by concentration of H2PO4 minus। अब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या था? X प्लस वाई प्लस जेड के बराबर। HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन क्या था? तो ये Y माइनस जेड के बराबर था। और H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन क्या था? X माइनस वाई के बराबर। बट हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या लिया था? तो एक अप्रोक्सीमेशन था कि x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, y माइनस जेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y, और x माइनस वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सॉरी x। तो ये x तो वैसे ही कैंसल आउट हो जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जो K2 का वैल्यू है ये सीधा z के बराबर है, अच्छा ये सीधा y के बराबर है। और y का मतलब क्या है? सो y का मतलब हो गया HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। तो एक चीज तो आसानी से निकल गया कि HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन कितना निकल के आएगा। सो x माइनस वाई नहीं पता है अभी के लिए, लेकिन कम से कम HPO4 2 माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं K2 के बराबर। ये एज अ रिजल्ट याद रखना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशंस याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते तो मेरा सजेशन डेरिवेशन याद रखो, लाइक जनरलाइजेशन याद रखो, अननेसेसरी फॉर्मूला याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही बोला था कि ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, काम में नहीं आना चाहिए। बट स्टिल मेरा सजेशन है याद रख लो, ज्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं हम लोग K3 वाले पार्ट पे। K3 में इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, H प्लस इंटू PO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2 सॉरी डिवाइडेड बाई HPO4 2 माइनस। तो फिर इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, K3 का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of PO4 3 minus divided by concentration of HPO4 2 minus। अब इसके हिसाब से क्या एक्सप्रेशन ले सकते हैं हम लोग? तो H प्लस का एक्सप्रेशन था x प्लस वाई प्लस जेड, PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन था y माइनस जेड के बराबर, सॉरी y के z के बराबर था, ऊपर सबसे लास्ट में था, और HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन था y माइनस जेड के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? सो यहाँ से अपने एक्सप्रेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं, जो x प्लस वाई प्लस जेड था दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली x। z वाला पार्ट तो z के बराबर है, और y माइनस जेड वाले पार्ट को y के बराबर लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। K3 इज इक्वल टू x इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई। y क्या था? अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है, अगर आपको याद हो तो रिलेट करना आसान हो जाएगा। x क्या था वो भी ऊपर कैलकुलेट किया था कंसंट्रेशन के टर्म में, x वाला पार्ट रूट अंडर CK1 के बराबर आया था। तो पुट करके देख लेते हैं, वैसे तो पुट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी x का वैल्यू रूट अंडर CK1 था, बाकी z वाला पार्ट था, और y वाला पार्ट K2 के बराबर था। तो z इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस इज इक्वल टू K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर CK1। अब ये जो लाइक फॉर्मूला है इसको याद रखना तो काफी डिफिकल्ट है, हमको भी याद नहीं रहता। तो मेरा सजेशन होगा इसको हमेशा इस एक्सप्रेशन के थ्रू याद रखो कि हम लोग के लास्ट में डेरिवेशन क्या आ रहा, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। ये हम लोग के पॉलीप्रोटिक एसिड का एक बेसिक सा केस है। सो हम ये नहीं बोल रहे कि ये सवाल सिलेबस का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये डेरिवेशन, सिक्वेंशियल रिएक्शन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखने आना चाहिए, वो एक्चुअल में लिखने आना चाहिए। हम लोग को तो 3 स्टेज में लिखना था, इसलिए हम 3 स्टेज में लिख लिया, बट एक्सप्रेशन लिखने इसलिए आना चाहिए क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड तो नहीं, बट डाईप्रोटिक एसिड काम का हो सकता है। जैसे मान लो H2CO3 है या H2A है, ये डिसोसिएट करेगा, H प्लस बनाएगा और HA माइनस बनाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन C के बराबर है। अब क्या करें? तो इसके अगले स्टेज में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, HA माइनस वाला पार्ट
H प्लस में डिसोसिएट करेगा और साथ ही साथ A माइनस बनाएगा। हम लोग कंसंट्रेशन C लेके चले थे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा चीज है, C कंसंट्रेशन लेकर के चले थे, आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से x पार्ट खत्म हुआ, कितना बच जाएगा C माइनस एक्स। आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा x, दूसरे में क्या बनेगा x, फिर जो x बना था वहीं से y पार्ट खत्म होगा, यहाँ से y पार्ट खत्म किया, तो जैसे ही यहाँ x में से y खत्म किया x माइनस वाई बनेगा, आपको ऊपर में भी अपडेट कर देना है x माइनस वाई वाला पार्ट, ये होना चाहिए, प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। h प्लस कितना बनेगा y के बराबर, a माइनस कितना बनेगा y के बराबर, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कॉमन एन इफेक्ट भी है, मतलब पैरेलल रिएक्शन भी है, तो साइमल्टेनियस भी है और पैरेलल रिएक्शन भी है, तो यहाँ पे नेट कंसंट्रेशन x प्लस वाई और यहाँ पे नेट कंसंट्रेशन y प्लस एक्स के बराबर पुट कर सकते हैं। फिर सेम चीज हम लोगों का C माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C के बराबर होगा, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा x प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x के बराबर होगा। तीसरा फिर x माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x के बराबर होगा। चौथा y प्लस एक्स तो पहले ही हम लोग ले चुके हैं, x प्लस वाई बोलो y प्लस एक्स बोलो, इस तरह का अप्रोक्सीमेशन डाल करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो k1 की बात करते हैं तो k1 विल बी इक्वल टू h प्लस इंटू एच ए माइनस डिवाइडेड बाई h2 है, तो सीधा अब यहाँ से एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई c, तो यहाँ से अपने एक्सप्रेशन में फिर से वही चीज आया, जब लोग का x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस इज इक्वल टू रूट अंडर CK1, पहले भी CK1 आया था, अभी भी CK1 आया, तो अपना pH सीधा हाफ इंटू PK1 माइनस लॉग C कंसिडर कर सकते हैं। ये तो सबसे पहला सिचुएशन है, कुछ है भी नहीं। और दूसरा एक और भी चीज है, H प्लस का कंसंट्रेशन और HA का कंसंट्रेशन दोनों अप्रोक्सीमेटली x ही के बराबर है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में CK1 में H प्लस बोलो या इसी चीज को कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस बोलो, दोनों सेम चीज है। पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा कैसे लिखेंगे, सो K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, सो H प्लस x हो गया, A माइनस वाई हो गया और x माइनस वाई फिर से x हो गया, तो एक x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा वापस से x हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सीधा A2 माइनस और इज इक्वल टू K2 पुटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा चीज है, मतलब इसमें कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन आपको लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि लाइक तुम लोग को एक चीज समझ में आ रहा हो कि हमको तो चलो ठीक है, फॉर्मूला धीरे धीरे बार बार देखते कुछ याद हो चुका है फॉर्मूला, लेकिन हम ये फॉर्मूला इसी तरीके से याद करते हैं, हाफ पी के 1 माइनस लॉग सी, कितना भी एसिड ले लो पहला ही डिसोसिएशन काम का होगा, तो हाफ पी के 1 माइनस लॉग सी। अब मोनोप्रोटिक है तो पी के 1 बोलो या पी के बोलो, सब सेम चीज है। पॉलीप्रोटिक है तो पी के 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो वैल्यूज निकालने हैं हम कभी इसका रिजल्ट याद नहीं रखते कि हम लोग का A माइनस का वैल्यू कितना होगा, HA माइनस का वैल्यू कितना होगा, सीधा इक्वेशन लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि यार आप क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन भूल गए तो दिक्कत है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को फिर से, आयनिक इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। ये जो लिखने का तरीका है ये थोड़ा सा अजीब लगता है शुरुआत में, लेकिन हम बोले बस ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करो कि ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, इतना बनेगा, ये लिखो कि ऐसा ही करना है। ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस केस में मत सोचो, स्पेशली सिक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन में जो बोल रहे कि ऐसा क्यों हो रहा, मत घुसो इसमें, ये ऐसा ही लिखना होता है। अभी भी क्लास जैसे खत्म होगा तो एक बार खुद से लिख के देख लेना, हम पीडीएफ भेज देंगे, खुद से पहले लिख के देखना, फिर देखना कि आप इसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं क्या। अगर आप रेप्लिकेट कर पा रहे हैं तो फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लॉजिक पे मत जाना इसमें, और ये नहीं कि अरे यार क्या डेरिवेशन था, कुछ नहीं, एकदम सिंपल अप्रोक्सीमेशन के बारे में सोचने की कोशिश करना, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, और अभी लिख करके देखने की कोशिश करना। अगर आपने एक बार भी लिख लिया इस चीज को, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, पहला वाला या दूसरा वाला, पहले छोटा वाला लिख लो, सेकंड वाला बाद में बड़ा वाला लिख लो, कितना मजा आएगा फिर आयनिक में। अच्छा अप्रोक्सीमेशन तो ऐसे ही वर्क करता है, इक्वेशन तो ऐसे ही लिखना होता है, फिर आयनिक में कुछ बचता नहीं है ओवरऑल। बताओ भाई सेकंड वाले पार्ट में किसी को डाउट है, या किसी भी डेरिवेशन के पार्ट में डाउट है तो पूछ सकता है, ऊपर के रिलेशन में एक बार अपनी स्क्रीन पे सब कुछ दिखा देता है। ये तो पहले देख चुके थे हम लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं था किसी को। ये सेकंड वाला पार्ट, किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।
सर फर्स्ट वाले पार्ट में y प्लस z दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या मतलब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था उसमें y प्लस z दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे। z तो खैर बहुत छोटा हो गया, y भी छोटा था। तो आप मान लो कि आप 100 में 1 ऐड करो और 0.1 ऐड करो, क्या फर्क पड़ेगा? और कोई डाउट? देखते जाना कहीं को दिक्कत है एक्सप्रेशन में, ऑल्दो दिक्कत होना नहीं चाहिए, हम समझा रहे होंगे से वैसे दिक्कत नहीं होगा। बट एनीवे आसान चीज भी, बहुत आसान तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिक वे में आप सीखते जाओ, सुनते जाओ शांति से, कोई भारी चीज नहीं है। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि अभी क्लास के तुरंत बाद उसको लिखना है, एक बार उसको रेप्लिकेट करना सीखना है। लॉजिक पे मत जाना, बस रेप्लिकेशन कर सकते हैं क्या ये सीखने की कोशिश करना। आ गया समझ में? सही में समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आज के लिए प्रवचन यहीं पे समाप्त किया जाए। भूख भी लग गया है हमको, बहुत सारा पटाखा फोड़ के आए हैं तो बहुत भूख लग गया है। कल हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू करेंगे और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद हाँ ठीक है, कल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू करें, कल कंप्लीट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म कर देंगे। देखते हैं कल अगर शाम में टाइम मिलेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, पता नहीं आप लोगों को क्लास भी है कि नहीं है कि कल, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्लासेस हो सकता है। आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं।